मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि हिंदी भाषा, व्याकरण, लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा का कैसे परिस्थितियाँ कैसे चरण से होकर गुजरी हिंदी भाषा। ठीक है, और आज हमारे पास है इस रूप में। और उसके बाद हमने लिपि के बारे में भी पढ़ा कि लिपि क्या होती है, लिखने के ढंग को या निश्चित जो वर्ण हमें मिले हैं, जो निश्चित चिन्ह हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, और व्याकरण के बारे में भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में जैसे कि स्वर और व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो स्वर एक बार आज फिर से उनको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं विस्तार तौर पर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने और ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्वर जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, स्वर हमारे 11 होते हैं। ठीक है, तो जैसे अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं। तो बहुत लोगों को जैसे मात्राओं में कन्फ्यूज़न होती है, मात्राएं नहीं ठीक से समझ पाते हैं, तो उसकी मात्राएं भी मैं लिखवा देती हूँ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ये, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई से ऋषि। ठीक है, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा। ठीक है, फिर ओ की मात्रा और ये है आपकी औ की मात्रा। ठीक है, तो ये मात्राएं हैं। तो हमारे पास कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 मात्राएं हैं। ठीक है, और स्वर हमारे पास 11 हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं और मात्राएं 10। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे पास 33 है। ठीक है, तो व्यंजन हमारे पास 33 होते हैं। अब इसमें से हम इनको भागों में बांटेंगे, कौन कौन से व्यंजन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है क से म। क से म जो होते हैं, टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 25। ठीक है, टोटल हमारे पास 25 होते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है दूसरे 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन वाले हो गए। दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, 4 हमारे कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अभी हम विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, यार अलावा। ठीक है, हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर हमारा है ऊष्म संघर्षी, किसे कहते हैं? श, स, स। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी। ये भी हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। कौन कौन से? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 33 हो गए हमारे पास। तो ये 33 कौन से व्यंजन है? एक होते हैं क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन यानी कि जो जिनको बोलते वक्त वायु
आपके कंठ से स्पर्श करके जाती हो, ठीक है, स्पर्श करके जाती है जब वायु, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए क वर्ग, ठीक है, या ट वर्ग ले लीजिए, त वर्ग ले लीजिए, प वर्ग ले लीजिए, ठीक है। तो इसलिए उसमें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि जो वायु कंठ से स्पर्श होकर जाती है, इसलिए इनका नाम क से म जो है 25 हमारे स्पर्श व्यंजन रखा गया है, ठीक है। अब ये होता है य र ल व अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों होते हैं, आप इनको बोल के देखिए, य र ल व, ये सब अंदर से आते हैं, ठीक है, अंदर से निकल रहे हैं, तो इसलिए अंतस्थ, अंतस्थ यानी अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है श स स ह, ठीक है। तो ये है उष्म संघर्षी। उष्म संघर्षी क्यों है, क्योंकि देखिए कंठ से निकलते वक्त एक तो ये उष्मा भी पैदा करता है, ठीक है, और संघर्ष करता है हमारी जो अंदर ये स्वर तंत्रियां होती है उनके साथ संघर्ष करता है और उष्मा भी पैदा करता है, इसलिए इनका नाम है उष्म संघर्षी, ठीक है। आप चाहे तो जैसे अगर आप हाथ रख के देखिए अपने नाक या मुंह के पास, तो एक उष्मा सी आपको महसूस होती है, ठीक है, इसलिए इनको उष्म संघर्षी कहा जाता है। श ठीक है। इसलिए हमारे पास कितने हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए। अब देखिए जैसे स्पर्श व्यंजन में भी क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमारा है क वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, क वर्ग है हमारा, उसमें ट वर्ग है, ठीक है, और त वर्ग है, एक हमारा है प वर्ग, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्ग है, अब इसमें देख लीजिए क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, तो इसके लास्ट वाले नहीं लेंगे, 16 ले लेंगे स्टार्टिंग के, ठीक है। तो ये 16 जो होते हैं वो होते हैं स्पर्शी। देखिए इसमें हमारे इसी में से लिया है हमने कि ये जो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, तो इसमें से भी हमारे स्पर्श व्यंजन है और उसमें भी स्पर्शी किसको कहते हैं, इसमें से 16 हैं। क वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण, तो इसलिए इनको स्पर्शी कहते हैं, ठीक है। तो 25 में से 16 स्पर्शी हैं और बाकी जो हम पूरी गिनती करेंगे तो स्पर्श व्यंजन 25 के 25 है। 25 में से हमने जो 16 लिए हैं वो हमारे स्पर्शी होते हैं, ठीक है। अब इसमें से भी क्या होता है कि हमारा आप देखेंगे कि पंचम वर्ण कौन से होते हैं, पंचम वर्ण हर एक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का आखिरी वाला वर्ण ले लीजिए आप, ठीक है। क वर्ग का आखिरी क्या होता है, अड़ा होता है। च वर्ग का ये है, फिर ट वर्ग का, त वर्ग का क्या होता है न, प वर्ग का क्या होता है म, ठीक है। तो ये हमारे अलग से पंचम वर्ण है, अड़ा अड़ा ड़ न म, ठीक है, ये हमारे पंचम वर्ण है। 5 हमारे पंचम वर्ण है यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास आप देखेंगे कि जो एक हमने इसमें च छ ज झ का जिक्र नहीं किया, वो हमारे वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी। कौन से होते हैं, च छ ज झ, ये वाले होते हैं कौन से हैं हमारे, स्पर्श संघर्षी। यानी कि ये इसमें ये जो होते हैं स्पर्श भी करते हैं कंठ को और स्वर तंत्रिका आपस में संघर्ष करती हैं, यानी कि वायु निकलते वक्त वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं स्वर तंत्रिका, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। च छ ज झ तो हमेशा याद रखेंगे, क से म लेकर जो 25 हमारे वर्ण होते हैं उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में भी स्पर्शी कौन से हैं, 4 जो हमारे वर्ग के वर्ण थे, यानी कि ये 16, क वर्ग के 4, ट वर्ग के 4, त वर्ग के 4, प वर्ग के 4, 16 स्पर्शी, ठीक है। और च छ ज झ हमारा क्या है, स्पर्श संघर्षी, हमेशा याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी। और हमारे पंचम वर्ण है अड़ा 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 न म, हमारे ये क्या है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जो होते हैं उनकी जो एक क्रम है वो हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले अड़ा, क वर्ग का अड़ा, फिर हमारा च वर्ग का अड़ा खाली, फिर हमारा ट वर्ग का अड़ा खाली, फिर न और फिर म। ये जो एक क्रम है पंचम वर्ण का वो हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा,
ठीक है। तो अभी हमने क्लियर किया कि 33 में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 यानी कि 44 होती है। कैसे होती है? 11 स्वर हो गए हमारे और 33 व्यंजन हो गए, तो हमारे कितने हो गए? 44। बता दिया आपने सीधे सीधे कि चलो हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। अगर मैं पूछूं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, फिर कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या यदि मैं पूछूं कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी होती है? 52। आप कहीं देखेंगे अरे कहीं 44 लिखा है, कहीं 46 लिखा है, कहीं 48 लिखा है, कहीं 50 लिखा है, 52। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके कि कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। दूसरा क्या है हमारा? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अब 33 और 11 को मिला के हमारा 44 बना था। ये 52 कैसे हुआ? तो 52 ऐसे होगा कि जो हमारे अयोगवा हैं, अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं हमारे? मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या 11 है, क्योंकि अंग और अह को नहीं लिया जाता। वही अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं हमारे। ठीक है, यही अंग और अह की गिनती अयोगवा में होती है। अब आगे हमारा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त आ जाए हमारा, तो उत्क्षिप्त में भी हमारे दो आते हैं। उत्क्षिप्त यानी कि जो ऐसे शब्द जो फेंके हुए यानी जब आप अपनी जीवा से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि फेंके जा रहे शब्द, जैसे अ, ड और ढ। ये हमारे दो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, और हमारे अब बारी आती है किसकी? संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्ष, प्र, य और श्र। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए 33 में हमने संयुक्त व्यंजनों को नहीं लिया था, यहाँ पर हमने अयोगवा को नहीं लिया था, इसलिए अब इसको हम अब ऐड करते हैं इसमें कि अयोगवा के भी दो अंग हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन ढ ढ हो गए कि जो फेंके हुए से प्रतीत होते हैं जीवा के द्वारा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, अक्षत्र ज्ञ श्र। तो इसमें अब सबकी गिनती आ गई। अब इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी, अब आपको ये पूरा चार्ट क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 11 हमारे स्वर, ठीक है, 33 हमारे व्यंजन, दोनों को मिला के हो गए 44। लेकिन इसके अलावा जब हम इसमें अयोगवा जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन ढ ढ को, और इसमें जब हम जोड़ेंगे संयुक्त व्यंजन, तो सबको मिला के कुल वर्णों की जब बात करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 52। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे भाषा के माध्यम क्या होते हैं। भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम से क्या तात्पर्य है? भाषा के माध्यम यानी कि किस तरीके से आप भाषा को व्यक्त करते हैं। तो किस किस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं भाषा को? एक हम भाषा को बोलकर करते हैं,
ठीक है। अगर आपको कोई बात किसी से कहनी है, अपने विचारों को प्रकट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको बोलेंगे, है ना, बोलकर ही उसको समझाएंगे। दूसरा कि मान लीजिए अगर आपके पास बोलने का ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप लिख कर समझा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास बोलकर और लिखकर दोनों ऑप्शन नहीं है, तो कैसे समझाएंगे अपनी बात किसी अन्य व्यक्ति को? संकेत से। ठीक है। तो ये हमारे माध्यम होते हैं भाषा के, कि हम अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करते हैं सामने वाले के सामने। एक बोलकर करते हैं, एक लिख कर करते हैं, और एक संकेत से करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम माध्यम का प्रयोग करते हैं। हमारे पास यही माध्यम है, बोलना, लिखना और संकेत करना। ठीक है। और अब जैसे कि भाषा के कौशल की बात कर लें। भाषा के कौशल, ठीक है, भाषा के कौशल क्या है हमारे पास? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। इसका एक छोटा सा वो है, एक ट्रिक, सु बो प ली, इसको कहते हैं एक फॉर्मूले की तरह कि सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि भाषा के कौशल में आते हैं। यानी कि पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सुनते हैं। पहले हम, आप देखेंगे स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है अपने एटमॉस्फेयर को। ठीक है। अपने वातावरण को सबसे पहले वो ध्यान देता है, सुनता है, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद बोलना शुरू करता है। ठीक है। बोलने के बाद क्या करता है? धीरे धीरे पढ़ता है। उसके बाद जो है चरण आता है, धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। पढ़ने के बाद फिर वो लिखना भी चालू कर देता है। तो ये हमारे चरण है भाषा के कौशल, कि हम सीखते कैसे हैं भाषा को। तो ये भाषा के कौशल में आ जाते हैं। ठीक है। तो संस्कृत में वही होता है, ये श्रवण, है ना, वदन, पठन, लेखन। ठीक है। तो इस तरीके से हम भाषा के कौशल देखते हैं, और ये भाषा के माध्यम बोलकर, लिखकर, संकेत करके हम भाषा को समझाते हैं। ठीक है। और भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप क्या होते हैं? दो। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। तो मौखिक में यही दो चीज आ जाती हैं। मौखिक में हम क्या करते हैं? सुनते हैं और बोलते हैं। और लिखित में पढ़ते और लिखते हैं। इस तरह का जो व्याकरण है बच्चों की दूसरी कक्षा से उनके सिलेबस में डाल दी गई है। तो दूसरी कक्षा से बच्चे ये अभी से पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आगे चल के इसको विस्तार से बच्चों को उनके व्याकरण में दिया गया है ये सब। ठीक है। तो सुनना, बोलना हमारे मौखिक में आता है, पढ़ना, लिखना हमारे लिखित में आता है। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि टीचर बोलकर समझा रही है, अध्यापिका बोलकर समझा रही है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। ठीक है। और इसमें ये किस वाले उसमें आ जाएगा? तो ये मौखिक में आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अध्यापिका लिखकर समझा रही है, तो वो किस में आ जाएगा? आपके लिखना में और पढ़ना में आ जाएगा, तो लिखित हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि ये कौन से आपके भाग में आएगा, पढ़ने लिखने में, या मौखिक में आएगा या लिखित में आएगा। तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सुनना, बोलना सीधे सीधे आपके मौखिक में, और पढ़ना, लिखना हमेशा लिखित में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।